नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर 9 भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता का पार्ट 3 है। इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? आपका पहला ऑप्शन है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, दूसरा है उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए, तीसरा है उनमें से धूल को हटाने के लिए और चौथा है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कुछ विशिष्ट चीज़ें जैसे कि आम, आंवला, मिर्च और लहसुन का जब हम अचार बनाते हैं तो इसको धूप में रखते हैं कि इससे उसकी नमी पूर्णतः समाप्त हो जाए और इसको हम लंबे समय तक संरक्षित रख सकें। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है डी कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। अगला ऑप्शन है तेज ऑक्सीजन की आपूर्ति, तेल यहाँ पे हालांकि तेल होना चाहिए, यहाँ पर तेल होना चाहिए। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। सी है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। डी है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। तो यहाँ पे तेल की जो बात की जा रही है, यहाँ पे केरोसिन ऑयल अक्सर करके हम देखते हैं कि बरसात के समय में या जहाँ पे ज़्यादातर मच्छरों का प्रजनन होता है वहाँ पे केरोसिन ऑयल का छिड़काव किया जाता है। इसके द्वारा जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और मच्छर के जो लार्वा होते हैं वह पानी में डूब जाते हैं और जिससे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति, उन्हें जो ऑक्सीजन मिलता है वह ऑक्सीजन की आपूर्ति समाप्त हो जाती है और वह मच्छर के लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है और जिससे मच्छर का प्रजनन थम जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? पहला आपका है आलू चिप्स, दूसरा है दूध से पनीर, तीसरा है सेव से जैम और चौथा है कच्चा आम से अचार। तो हम देखते हैं कि खाद्य संरक्षण में यदि आलू को लंबे समय तक हमें रखना होता है तो आलू से हम क्या बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं और यह चिप्स लंबे समय तक रहता है। दूध से पनीर जो बनाया जाता है उसको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। सेव से जैम जो बनाया जाता है उसको भी हम लंबे समय तक रख सकते हैं। कच्चा आम से अचार बनाकर भी हम खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रख सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सा जोड़ा खाद्य संरक्षण के लिए ठीक नहीं है, कौन सा जोड़ा खाद्य संरक्षण के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे दूध से पनीर को हम बनाकर लंबे समय तक उसे संरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी वाला जोड़ा सही नहीं है, दूध से पनीर का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? पहला है गेहूं, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है साबूदाना और चौथा है सौंफ। तो आपको बता दें गेहूं एक प्रकार का बीज है, इसको भी हम बोलते हैं, काली मिर्च भी है, सौंफ भी बीज है। यहाँ पे साबूदाना की बात करें तो आप जब केरल के चैप्टर को पढ़ेंगे, केरल के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे होता है टैपियोका, केरल में होता है टैपियोका जो हमारे यहाँ कन्ने के समान होता है, जो मीठा कन्ना जो होता है कन्ने के समान होता है टैपियोका, और इस टैपियोका का ही बनाया जाता है साबूदाना। तो इस तरह से साबूदाना बीज नहीं है, साबूदाना बनाया जाता है टैपियोका से और साबूदाना आपका बीज नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, सी, साबूदाना बीज नहीं है। अगला है आपका क्वेश्चन कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। और यहाँ पे आपके हैं आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। तो हम यहाँ पे देखते हैं किसके अंदर, आपने देखा होगा आलू के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बीज नहीं होता है, टमाटर के अंदर बीज होता है, नाशपाती के अंदर भी बीज होता है,
चीकू के अंदर भी बीज होता है, भिंडी के अंदर भी बीज होता है, उसके बाद आपका करेला के अंदर भी बीज होता है और खीरा के अंदर भी बीज होता है। तो यहाँ पे आलू और प्याज के अंदर बीज नहीं होता है, आलू और प्याज के अंदर बीज नहीं होता है, प्याज के अंदर बीज नहीं होता है। बाकी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा के अंदर बीज होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं, जिनके भीतर बीज होते हैं। तो टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा के भीतर बीज होते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टमाटर, तो आपने देखा टमाटर, नाशपाती और चीकू, तो यहाँ पे इनके अंदर तो होते हैं। अगला ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, और तीसरा ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, और चौथा ऑप्शन है आपका नाशपाती और चीकू। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन आपका सी है कि टमाटर में भी होते हैं नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। तो यहाँ पे लगभग वो सभी ऑप्शन को दे रखे हैं जिसको हमने अभी सही किया था। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकता है। पहला आपका है मलेरिया, दूसरा है पोलियो, तीसरा है निमोनिया और चौथा है चेचक। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मच्छरों के द्वारा फैलने वाले जो रोग हैं, मच्छरों के द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया, उसके बाद आपका आता है मस्तिष्क ज्वर। ये आपके मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। और ये सब इसमें से खास करके जो आपका मलेरिया है वह इकट्ठे हुए पानी से। ऐसे हमें अक्सर सलाह दी जाती है कि बरसात के समय में आप अपने छतों पर या अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि वहीं पर मच्छरों के जो बच्चे लार्वा हैं वो पनपते हैं और जिसके द्वारा मलेरिया होता है। लेकिन यहाँ पे इकट्ठा हुआ पानी और एक होता है दूषित जल। इकट्ठा पानी से आपका मलेरिया होता है और दूषित जल से आपके, यदि इकट्ठा की जगह यहाँ पे दूषित जल पूछ दे कि दूषित जल से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो दूषित जल से आपका होता है पीलिया, उसके बाद आपका होता है पोलियो, आर्द्र ज्वर और हैजा। ये जो होते हैं यह दूषित जल से होते हैं, दूषित जल की इनके खान पान सेवन से। और जो मलेरिया है यह जो पानी इकट्ठा होता है उसके द्वारा होता है। तो दोनों में अंतर है। यहाँ पे इकट्ठे हुए पानी से पूछा है तो आपका सही ऑप्शन होगा मलेरिया। यदि दूषित जल से पूछता तो इनमें से कोई ऑप्शन आपका सही होता पीलिया, पोलियो, आर्द्र ज्वर या हैजा। तो यहाँ पे मलेरिया जो है इकट्ठे हुए पानी से होता है। हाँ, इन सारे ऑप्शन की बात करें तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने हर एक बीमारियों को टॉपिक वाइज अच्छे से समझा रखा है कि कौन सा किस प्रकार से बीमारी किससे होती है, जीवाणु से, विषाणु से या प्रोटोजोआ से। तो वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए यहाँ पे इन सारे टॉपिक्स को मैं स्किप करता हूँ। आप पिछले वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और वहाँ से और अच्छे से जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला आपका है रेफ्रिजरेटर में संचित करना। रेफ्रिजरेटर का मतलब यहाँ पे फ्रिज की बात कर रहा है, में संचित करना। दूसरा है अचार, आम, पापड़ बनाना। तीसरा है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। और चौथा है प्लास्टिक के थैले में रखना। तो हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में किसी भी वस्तु को हम कुछ ही समय तक संरक्षित रख सकते हैं, उसके बाद वह खराब होना शुरू हो जाता है। हम किसी भी खाद्य पदार्थ का अचार, जैम या उसका पापड़ बनाकर लंबे समय तक उसको हम संरक्षित रख सकते हैं। जूस बनाकर भी हम एक निश्चित समय तक ही उन चीज़ों को रख सकते हैं। और प्लास्टिक के थैली में वहाँ पे जब ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होगा तो वह जल्द ही प्लास्टिक के थैली में वो चीज़ें जो हरी चीज़ें होती हैं वह खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पे संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा कि वह उसका आम या आम का अचार या पापड़ उसका बनाए और जिससे कि वह ठंडी के समय में भी संरक्षित रख सकती है। और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
हमारे देश में किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछलियों को खाना पसंद करते हैं? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन सीरीज में बता रखा था कि जहाँ पर जिस चीज़ की अधिक मात्रा में उपज होती है वहाँ पर वही लोग खाते हैं। और उसी क्वेश्चन सीरीज में मैंने हर एक राज्यों में, जैसे कि बिहार में मैंने बताया था लिट्टी चोखा, तो हर एक राज्यों में क्या क्या खाए जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा किया था। हालांकि यहाँ पर नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछलियों को खाना पसंद करते हैं तो गोवा राज्य में सबसे अधिक नारियल आपके होते हैं, जिसके कारण गोवा राज्य में नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछलियों को खाना लोग पसंद करते हैं। और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीज से तेल भी प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, पहला आपका है सरसों, दूसरा है पालक, तीसरा है नारियल और चौथा है बंद गोभी। तो इसके बारे में भी मैं बता रखा था कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके एक से ज़्यादा भाग को खाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा मूली के हम जड़ को भी खाते हैं और पत्तों को भी खाते हैं, जड़ और पत्ते। दूसरा है आपका केला और सीताफल के हम फल को भी खाते हैं और फूल को भी खाते हैं। और उसके बाद अगला आता है चना, मेथी और सरसों। चना मेथी सरसों के हम बीज को भी खाते हैं और पत्ते को भी खाते हैं। उसके बाद आता है लहसुन और प्याज। तो लहसुन और प्याज के हम तने और पत्ते को भी खाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है और इसके पौधों से पत्तियों की तरह इनके पत्तियों से सब्जी भी बनाया जाता है। तो यह खास करके आपका आता है सरसों के पत्ते से हम सब्जी भी बनाते हैं और इसके बीज से तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से 9 का ऑप्शन सही होता है ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाला रोग का समुच्चय है? समुच्चय मतलब कि कौन से ऐसे रोग हैं जो केवल मच्छरों के द्वारा ही होते हैं? पहला ऑप्शन है चिकनगुनिया, दूसरा है हैजा, तीसरा है मियादी बुखार। उसके बाद बी वाला ऑप्शन आपका है चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। सी वाला ऑप्शन है आपका हैजा, डेंगू, मलेरिया। और डी वाला ऑप्शन है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और मस्तिष्क रोग। ये सारे के सारे किससे हैं? आपके मच्छरों से मस्तिष्क रोग। तो ये आपके मस्तिष्क रोग नहीं, ज्वर होगा यहाँ पे। तो ये सारे के सारे आपके मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिससे खाना पकाने के तरीके ढंग दिए हैं, जिसमें खाना पकाने के तरीके और ढंग दिए गए हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है तलकर, भिगोकर, भूनकर। अगला आपका ऑप्शन है सेककर, तलकर और भूनकर। अगला ऑप्शन है उबालकर, गूंथकर, भूनकर। और डी वाला ऑप्शन है सेककर, उबालकर और बेलकर। तो हम आपको बताते हैं कि भोजन पकाने के अलग अलग तरीके होते हैं और इन तरीकों में मुख्यतः कुछ तरीके आते हैं, जैसे कि आपका भूनकर। तो भूनकर जैसे हम आलू, भिंडी, शकरकंद, मक्का, चना, मूंगफली को खाते हैं। दूसरा आता है उबालकर, तो इसके द्वारा चावल, दाल, आलू, शकरकंद, मक्का, अंडा आदि खाते हैं। तीसरा आता है आपका तलकर, तो इसके द्वारा आलू, मिर्च, मीट, पापड़ ये सारी चीजें खाते हैं। अगला चौथा आता है सेक कर, इसके द्वारा हम रोटी, पापड़, ब्रेड, पिज्जा आदि सेक कर खाते हैं। और अगला आता है आपका कच्चा, तो कच्चा जैसे टमाटर, मूली, गाजर, खीरा इत्यादि को हम कच्चा खाते हैं। तो मुख्यतः इन्हीं 5 तरीकों से हम भोजन को पकाते या खाते हैं। तो यहाँ पे भिगो कर, मैंने पहला वाला ऑप्शन है तल कर सही है, भिगो कर मैंने कोई ऑप्शन का जिक्र यहाँ पे नहीं किया है, तो इस प्रकार से पहला गलत होता है। दूसरा होता है आपका कि सेक कर, दूसरा आपका है सेक कर, तल कर, भून कर। दूसरा आपका है सेक कर, तल कर और भून कर। तो यहाँ पर आपका
सेक कर भी मैंने बताया है, तल कर भी आपको बताया है, भून कर भी बताया है। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगले को भी देख लेते हैं कि मैंने उबाल के कहा था लेकिन गूंथ कर यहाँ पे जिक्र मैंने नहीं किया है। डी वाला है सेक कर, उबाल कर और बेल कर। तो यहाँ पे सेक कर है, उबाल कर है, लेकिन बेल कर का मैंने जिक्र नहीं किया था। तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होता है कि हम किसी भी खाने को इन 5 तरीकों में से जो दिया है, सेक कर, तल कर और भून कर खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो आपका पहला है मलेरिया, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है बुखार और चौथा है मियादी बुखार। तो हम देखते हैं किसी व्यक्ति को मलेरिया जब होता है तो उसके प्लेटलेट्स प्रभावित होते हैं, इसके बोन जो रेड आरबीसी है उनका निर्माण नहीं होता है। तो उसके लिए खासकर हमारे शरीर में जिम्मेदार होता है आपका लोहा, हीमोग्लोबिन, लौ जो होता है हीमोग्लोबिन। और इसकी प्राप्ति के लिए डॉक्टर हमें हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ और आंवला खाने की सलाह देता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, मलेरिया। वह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? तो मलेरिया से पीड़ित है। अगला है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घरों के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी है केरल, सी है आंध्र प्रदेश और डी है असम। डी है आपका असम। तो मैंने बताया था केरल में लोग नारियल और टैपियोका को बड़े चाव से खाते हैं। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, केरल। और पुनः मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन सीरीज में जो पार्ट 2 है उसमें हर एक राज्यों के कुछ विशेष भोजन के ऊपर मैंने चर्चा किया है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यह वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैं इस पर हर एक क्वेश्चन पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। आपका अगला क्वेश्चन है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप का भोजन बहुत पसंद है। जब हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? आपका ऑप्शन है ए असम, दूसरा हांगकांग, तीसरा है ओडिशा और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हम आपको बताया कि यह छात्र कहाँ का होगा? हांगकांग का होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत के नागालैंड में भी सांप के व्यंजन को खाया जाता है जिसे लिंग हू फेन कहा जाता है। लिंग हू फेन कहा जाता है। तो हालांकि यहाँ पे नागालैंड ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार से हम सही करेंगे हांगकांग को, कि हांगकांग को लिंग हू फेन के नाम से, हांगकांग में सांप के व्यंजन को लिंग हू फेन के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद मुझे एक कड़वी दवा दी गई। रजत किस रोग से पीड़ित है? आपके ऑप्शन है मियादी बुखार, दूसरा है अतिसार, तीसरा है हैजा और चौथा है मलेरिया। तो यहाँ पे रजत जो है मलेरिया से पीड़ित है क्योंकि यह सारे लक्षण किसके हैं? कपकपी के साथ बुखार आना, सिर दर्द और अंत में पसीना आना, ये सारे लक्षण किसके हैं? मलेरिया के। और रजत किससे पीड़ित है? मलेरिया नामक बीमारी से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद इन सेंस गुजरात राज्य में अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खानों की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? आपका ए ऑप्शन है ढोकला चटनी, नींबू वाले चावल, दूसरा है आपका छोले भटूरे तथा लस्सी, तीसरा है इडली चटनी तथा वड़ा चटनी और चौथा है पूरी, साग तथा ठंडा दूध। तो आपको बता दें गुजरात का जो प्रमुख व्यंजन है ढोकला और चटनी और नींबू वाले चावल हैं। तो यह सारे आपको वहाँ के स्टेशनों पे खाने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसे खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? पहला है चावल, चीनी, आंवला, दूसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। अगला आपका है
गुड़, नींबू, मटर और चौथा है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा गुड़। तो यहाँ पे हमको आपको बता देते हैं कि लौ की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सबसे अच्छा होता है आपका आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा गुड़, और इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोग का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो मैंने आपको बताया था मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया और आपका मस्तिष्क ज्वर। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया और मस्तिष्क ज्वर। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन आपका है मलेरिया, डेंगू और हैजा। दूसरा है आपका मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। और अगला आपका है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। और चौथा ऑप्शन आपका है मलेरिया, हैजा एवं मियादी बुखार। तो मैंने आपको बताया था कि मच्छर से फैलने वाले जो रोग हैं डेंगू है, मलेरिया है और चिकनगुनिया है, और इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है सी। अगला क्वेश्चन है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकियों की परिगणना करती है। पहला, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। तो यह खास करके हम ठंडे पानी में रखते हैं नींबू को, इस प्रकार से खुले में, जैसे नींबू को कुछ समय तक हमें संरक्षित करना है तो हम नींबू को रखते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि उससे एक गीले कपड़े में, कलर चेंज कर लेते हैं, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो हम देखते हैं जितने भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जितने भी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया, ठीक है, जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं, यदि हमारे पास रेफ्रिजरेटर नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं, एक गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। तीसरा है, उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे धूप में खुला फैला देती है, तो जैसे कुछ चीज़ों को हम लंबे समय तक यूज करने के लिए उसे सुखाते हैं, जैसे मेथी हो गया, आलू का चिप्स हो गया, उसे लंबे समय के यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, धूप में उसे सुखाते हैं। और अगला, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो इस प्रकार का कोई खाद्य पदार्थ हम ऐसे नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे फिर अगला आपका कह रहा है कि उपरोक्त तकनीकी के लिए वह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो यहाँ पर पहला है कि पके हुए चावल, दूसरा है प्याज और लहसुन, तीसरा है हरा धनिया और चौथा है काजू बर्फी। तो यहाँ पे यह खास करके हम उपरोक्त तकनीकी के द्वारा वह करती है हरा धनिया। हरे धनिया को हम लॉन्ग समय तक कपड़े में, हल्का गीले कपड़े में रख सकते हैं या खुले में उसको रख सकते हैं। तो उपरोक्त तकनीकी के द्वारा हम हरे धनिया को रखने की ओर संकेत कर रही है। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। पहला आपका है कि सब्जी को अच्छी तरह से धोना फिर काटना। दूसरा है सब्जी को काटना तब उन्हें चलते पानी में धो डालना। तो यह बिल्कुल गलत है। जितने भी उसमें प्रोटीन्स, विटामिन और जितने भी प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, सब्जी को यदि काट कर धोएंगे तो सभी के सभी पाए जाएंगे। तो यह अच्छा तरीका नहीं है। तीसरा है आपका कि सब्जी को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि सब्जी सूख जाएगी और जिसके कारण उसके सारे स्वाद समाप्त हो जाते हैं और सब्जी खराब हो जाती है। अगला है बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए सब्जी को गहरे तलते हुए पकाना। तो हमें अक्सर करके तले हुए भोजन को खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उसमें वसा होता है और जिसके कारण मोटापा जैसी चीज़ों से बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे किसी भी भोजन का पकाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब्जी को अच्छी तरह से धोना और फिर उसको काटना। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है ए। अगला क्वेश्चन है, भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेना आवश्यक है जो भरपूर हो। आपका पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है आपका वसा और चौथा है आपका विटामिन्स। तो मैंने बताया था कि मनुष्य के लिए 6 मुख्य खाद्य पोषक तत्व होते हैं, जिनमें प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 5.4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है हमें वसा से। 1 ग्राम वसा से हमें
1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है सबसे। और विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है और यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि करता है। हालांकि यहाँ पे मांसपेशियां और बॉडी बनाने की बात करता है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोटीन जो होता है वह शरीर वर्धक होता है। प्रोटीन शरीर वर्धक होता है। बॉडी के वृद्धि विकास के लिए किसी छोटे या वयस्क व्यक्ति को हमेशा प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। तत्कालीन ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की। और वसा कार्य होता है कि मानव शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करना, यह वसा का कार्य होता है। तो यहाँ पे बॉडी मास निर्माण की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका सही होगा ए प्रोटीन। और यहीं पे यदि क्वेश्चन पूछते कि किसी भी वेट लिफ्टर या किसी भी एथलेटिक्स को तत्कालीन ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होती है तो तत्कालीन ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की। और उनकी मांसपेशी और बॉडी बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है तो प्रोटीन की। तो यहाँ पे मांसपेशी और बॉडी बनाने की बात कर रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन आपका है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। पहला है दिन में 2 बार ब्रश करें, बिल्कुल सही है कि हमें सुबह आपका और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, बिल्कुल। आपका दूसरा है इनेमल कम न हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, तो यह बिल्कुल गलत है कि हम कितने टाइम ब्रेसिज पहनेंगे, तो ये आपका सही तरीका नहीं है। दूसरा आपका है कि मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, तो हमें अक्सर डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है कि मिठाई, चॉकलेट, इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और चौथा है हर खाने के बाद कुल्ला करें। कुल्ला करने का मतलब कि मुंह को साफ कर लें, तो ये भी है कि हमें हमेशा चाहिए कि हर खाने के बाद क्या करें कि कुल्ला कर ले, मुंह को साफ कर ले। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पे पहला वाला सही है, आपका दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला भी आपका सही है और चौथा वाला भी सही है। तो आइए ऑप्शन को हम देखते हैं, अंजलि को उपरोक्त तरीके में से किसका अनुपालन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि पहला वाला सही था, तीसरा वाला सही था और चौथा वाला सही था, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटीय रूप में संबंधित हैं? पहला है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लव। दूसरा है लव, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। तीसरा है लव, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। और चौथा है मच्छर, डेंगू, लव और गुड़। तो यहाँ पे सबसे निकटीय संबंध में है लव, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। यहाँ पे है क्या कि लव, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लव होता है, और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है कि मनुष्य में एनीमिया नामक रोग होता है। और इसको एनीमिया नामक रोग को दूर करने के लिए हमें आंवला जैसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जिससे कि लव की आपूर्ति हो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है सी। अगला क्वेश्चन है, आरती एक पोस्टर पर बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। पहला, अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। दूसरा है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। तीसरा है यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। यहाँ पे अगला है कि पोस्टर का उद्देश्य को फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो आपका पहला ऑप्शन है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। दूसरा है चेचक और मलेरिया। तीसरा है डेंगू, आई फ्लू। और चौथा है टाइफाइड और हैजा। तो यहाँ पे यह सारे के सारे जो रोकथाम है, आसपास पानी ना इकट्ठा होने दे, तो इससे क्या होता है, मच्छर फैलते हैं। आसपास यदि पानी को हम जमा करते हैं तो वहाँ पे मच्छर इकट्ठा होंगे, उनका प्रजनन होगा। तो दूसरा है कि पानी, बर्तनों को, कूलर, टंकियों को साफ रखें, यह भी मच्छरों से संबंधित है। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। तो मैंने बताया था केरोसिन ऑयल का छिड़काव किसके लिए किया जाता है, मच्छरों के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें रोकथाम की जा रही है, मच्छरों से बचने के लिए की जा रही हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे डेंगू और दूसरा है मस्तिष्क ज्वर। तीसरा है चेचक और मलेरिया। तो यहाँ पे चेचक जो होता है वह मच्छरों के द्वारा नहीं होता है। अगला है डेंगू और आई फ्लू। तो आई फ्लू भी मच्छरों के द्वारा नहीं होता है। अगला है टाइफाइड और हैजा। तो टाइफाइड और हैजा ये दोनों मच्छरों के द्वारा नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। यह दोनों के दोनों किससे होते हैं, आपके मच्छरों के द्वारा होते हैं। तो इसलिए सही ऑप्शन आपका होगा ए। अगला क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे
कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से क्रमशः कौन सी बीमारियां होंगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं समोसे, कटलेट और डबल रोटी। यह खास करके कार्बोहाइड्रेट और ऑयली चीज़ें हैं। मुख्यतः यह क्या है? वसा वाली चीज़ें हैं और इसके द्वारा वसा और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं। और इसके अधिक सेवन से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा के अधिकता से क्या होता है? मोटापा होता है। और यहाँ पे है कि जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका एनीमिया नामक रोग होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो पहला एनीमिया और रतौंधी, तो ये दोनों आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है मोटापा और एनीमिया, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है कि मोटापा और एनीमिया नामक रोग उन लोगों को हो सकता है। मोटापा और एनीमिया नामक रोग हो सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों में से दो ढेरियों में अलग करती है। पहले में आपका केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार, और दूसरे में जैम की बोतलें, सास की बोतलें, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब और प्लास्टिक के खिलौने। आगे लिखता है, रीना ने दो ढेरियों को कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। पहला है अपघटित होने वाले, दूसरा है अपघटित नहीं होने वाले। पहला अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। दूसरा है पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तीसरा है घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा। और चौथा है दुर्गंध और दुर्गंध रहित। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं कि केले के छिलके को हम अपघटित कर सकते हैं, जबकि जैम की बोतल को अपघटित नहीं कर सकते हैं। सब्जियों के छिलके को अपघटित कर सकते हैं, जबकि सॉस की बोतलों को अपघटित नहीं कर सकते हैं। सूखी पत्तियों को अपघटित कर सकते हैं, लेकिन उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट को हम अपघटित नहीं कर सकते हैं। अखबार को हम अपघटित कर सकते हैं, जबकि प्लास्टिक के खिलौनों को हम अपघटित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे रीना ने जो कूड़ा का ढेर लगाया है वह ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग कि अपघटित हो सकते हैं और अपघटित नहीं होने वाले हैं। तो सही होगा आपका ऑप्शन ए। 27, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, पहला ऑप्शन है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। दूसरा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तीसरा है हिंताजन्य रोगों से बचाव करने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। और चौथा है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार को कम लाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। इसका मुख्य कार्य होता है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। किससे? हिंताजन्य रोगों से। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन सी होगा, हिंताजन्य रोग से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी। 28 है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किया जा सकता है। क्योंकि परीक्षित मतलब कि यहाँ पे संरक्षित की बात कर रहा है कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक परीक्षित का मतलब कि संरक्षित किया जा सकता है। संरक्षित किया जा सकता है, यह परीक्षित का मतलब है। तो यहाँ पे पहला है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। और चौथा है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जिक्र करते हैं, ठंडी के समय में जब हम किसी भी भोजन को रखते हैं तो वो किसी भी रेफ्रिजरेटर में नहीं होता है। उस समय टेम्परेचर काफ़ी निम्न होता है और जिसके कारण हम देखते हैं कि सुबह का भोजन शाम तक भी बिल्कुल सही रहता है। तो उस टाइम ना हम किसी उसमें रसायन को मिलाते हैं, न किसी अन्य जगहों पर लेकर जाते हैं, वह भोजन वैसे ही सुरक्षित रहता है। तो हमें यह पता चलता है कि कम टेम्परेचर पर रोगाणु निष्क्रिय होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि सबसे अधिक बीमारियां भी जो फैलती हैं गर्मी के समय में ही फैलती हैं, न कि ठंडी के समय में। तो इन सारी चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि कम टेम्परेचर पर रोगाणु क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। और इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? पहला है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, बिल्कुल गलत है। अगला है रक्त में मच्छर के लार्वे, हमारे रक्त में मच्छर के लार्वे नहीं पाए जाते हैं। अगला है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। और चौथा है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम।
तो यहाँ पे आपका सही होता है सी वाला कि लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं कि संबंधित व्यक्ति को मलेरिया हुआ है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है सी। अगला है कि प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर पहला है पोलियो का उपचार, दूसरा है पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, और तीसरा है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि प्लस पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन। तो यहाँ से आपका सही ऑप्शन होता है सी। आपका अगला चैप्टर जो कि 48, मैंने बताया था कि मेरा हर एक वीडियो आपको 48 घंटों पे हमारा एक वीडियो मिलेगा। तो आपका अगला अध्याय है 10, और जो कि आधारित है कृषि और मृदा पे, और इसके जो वीडियो होंगे 2 पार्टों में होंगे जो कि अगले 48 घंटों पे आपको प्रोवाइड होंगे। हमारी यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि इस PDF सीरीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, तथा यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।